हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर नंबर 4 जो आपका है अंग्रेजी साक्षरता यानी इंग्लिश लिटरेसी, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आप इस वीडियो को देखिए, आपको इस चैप्टर में मज़ा आ जाने वाला है। एंड इस चैप्टर से आपके आईटीआई एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिएगा और इसमें जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ वो आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन से हूँ, वेल्डर से हूँ, फिटर से हूँ, क्या मुझे ये क्लास देखनी चाहिए? तो बिल्कुल, ये जो है क्लास सभी ट्रेड के लिए है, जैसा कि मैं थंबनेल पर साफ साफ लिख देता हूँ कि सभी ट्रेड के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो आपको इस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो है सभी ट्रेड के लिए है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में क्या रहती है? कॉमन रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। व्यवहारिक अंग्रेजी का उपयोग होता है। जो व्यवहारिक अंग्रेजी होती है इसका उपयोग होता है, कहाँ पर होता है? प्रतिदिन होता है, औपचारिक जो औपचारिक डिस्कशन होता है उसमें होता है, या फिर वाद विवाद में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। आपका जो है जो इंग्लिश है ना, व्यवहारिक अंग्रेजी है, इसका जो है प्रतिदिन आप डेली यूज़ करते हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप वाद विवाद में ही करेंगे या फिर औपचारिक डिस्कशन में करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा सीखने के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन महत्वपूर्ण है? अब ये चार जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा अगर आप सीखना चाहते हो तो नीचे जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण है ना। तो पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। तो देखिए, यह अनेक देशों में एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई भाषा है ना। इसे सार्वभौमिक स्तर पर बोला जाता है, बिल्कुल सही। अधिगम गतिविधियों में यह क्या शामिल है? यह अनुवाद में प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। ये सार्वभौमिक स्तर पर बोला जाता है, यानी कि ये हर जगह अंग्रेजी क्या है? कॉमन है। आप देखिए, अंग्रेजी की ज़रूरत क्यों है? हम सीख क्यों रहे हैं इंग्लिश बोलना? क्योंकि देखिए, हम भारत से हैं तो हमें हिंदी आती है ना। और मान लीजिए कोई बाहर से है, ब्रिटेन से है, तो उसे ब्रिटिश आती होगी। कोई मान लीजिए नेपाली, तो उसे नेपोलियन आती होगी। तो ऐसे में क्या है, अब उसे अगर बात करनी हो किसी इंडियन से, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर जी को ले लीजिए, अगर वो किसी अदर देश में जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज उन्हें नहीं आती होगी, तो इसलिए वो क्या करते हैं? इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं ना। और वहाँ के पर्सन को भी क्या इंग्लिश आती होगी। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कॉमन है, हर कंट्री में इंग्लिश तो है ही। इससे होता यह है कि आप इंग्लिश में बात करिए एंड सामने वाले की बात समझ जाएंगे। तो ये क्या है? इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी बोलने के संबंध में संचार कौशल में किसे शामिल किया जाता है? जो अंग्रेजी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलना चाहते हो तो इसके संबंध में संचार कौशल में किसे शामिल किया गया है? तो सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, स्किमिंग पढ़ना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर सोचना, स्किमिंग पढ़ना या लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आप बता रहे हो, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में क्या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोनेटिक्स का तात्पर्य है। जो फोनेटिक्स होता है इसका क्या तात्पर्य है? मानव के बोलने की ध्वनि का अध्ययन, या फिर भाषा का अध्ययन, या फिर ग्रामर का अध्ययन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, मानव के बोलने की ध्वनि का अध्ययन। मानव के बोलने की जो ध्वनि का अध्ययन होता है उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रिवेंशन शब्द में कुल कितने शब्दांश यानी सिलेबल दिए हैं, है ना। सिलेबल्स कितने दिए गए हैं? तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, है ना। प्रिवेंशन, सिलेबल क्या होता है? तोड़ तोड़ कर पढ़ना, है ना। देखिए, प्रिवेंशन, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए, तो इसलिए इसमें जो है 3 सिलेबल दिए गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने सिलेबल दिए गए हैं,
है ना। तो इस तरह से इसे समझा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 6 नंबर जो कि है ध्वनि को विभाजित किया जाता है। ध्वनि को विभाजित किया जाता है तो किस में करते हैं, व्यंजन ध्वनि, मौखिक ध्वनि, या फिर मौखिक ध्वनि स्वर ध्वनि, या फिर मौखिक ध्वनि, या फिर व्यंजन ध्वनि एवं स्वर ध्वनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी में भी आएंगे। अब जैसा ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर का नाम है इंग्लिश लिटरेसी, तो ज़रूरी नहीं कि आपके एग्जाम में इंग्लिश में ही क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश में आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से हिंदी में भी आते हैं। जैसे कि ये शुद्ध हिंदी में आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि ध्वनि को विभाजित किया जाता है। अब इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, व्यंजन ध्वनि और स्वर ध्वनि। जो आप किसी ध्वनि को विभाजित करते हो, तोड़ते हो, तो वो व्यंजन और स्वर में तोड़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की कुल संख्या। आप देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है ना, बेसिक। ये आपको ये आप में से किसको पता नहीं होगा, तो ये हर किसी को पता है। 100% आप इसे राइट करके आएंगे, जो कि आप जानते ही हो कि भाई जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 26 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें तो कुछ पढ़ने वाला था ही नहीं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 8वां क्वेश्चन जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल रिक्त स्थान स्वर है, यानी कुल कितने स्वर हैं ये आपको बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, अब ये भी तो आप जानते ही हो ना, ये आपने बचपन में पढ़ रखा है कि भाई 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, है ना, ये आपने पढ़ रखा है। तो इतने बेसिक क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है डिप्थॉग फॉल किस ध्वनि का श्रेणी में आता है, यानी कि जो ये शब्द लिख रखा है ये किस श्रेणी में आता है, व्यंजन ध्वनि में आता है, स्वर ध्वनि में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्वर ध्वनि। डिप्थॉग फॉल्स जो है स्वर ध्वनि में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 10 नंबर क्वेश्चन जो कि है बोलने के समय पिच लेवल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो आपका पिच है बोलते समय, तो उसको क्या कहते हैं, उसको तनाव कहेंगे, उच्चारण, या फिर इनोटेशन, या फिर रिदम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनोटेशन, है ना। इनोटेशन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है उच्चारण किसके द्वारा प्रभावित होता है। जो आप उच्चारण कर रहे हो किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का, तो उसमें जो है वो किससे प्रभावित होता है, सांस्कृतिक गतिशीलता से, सामाजिक वर्ग, या शिक्षा, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में ये सभी ऑप्शन दिया हुआ है तो 95% चांस रहते हैं उस क्वेश्चन का राइट आंसर होने की, है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे एज अ ट्रिक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है। सपोज दैट आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, आप इसको जो है ऐसे ही छोड़ने की सोच रहे हो, तो छोड़ना तो पहली बात है ही नहीं, क्योंकि आपके ITI एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, भले ही आपको आता हो ना आता हो, है ना। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो अगर आपको इसका नहीं पता होता तो आप ये सभी क्वेश्चन ही मार करके आते, क्योंकि ये 95% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के राइट होने की, यानी इस ऑप्शन को राइट होने की। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहिक संज्ञा है ना, सामूहिक संज्ञा है। तो भीड़, सड़क, समाचार पत्र, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। सामूहिक संज्ञा कहिए तो वो भीड़ ही होगी, है ना, यहाँ पर बहुत सारा समूह होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइफ का प्लूरल है। जो नाइफ है ये आपका सिंगुलर है, आपको इसका प्लूरल्स बताना है। प्लूरल्स में अगर आप कैसे लिखेंगे, नाइफ्स, 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 है ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग्स को थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, तो आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कि जो नाइफ लिखा है ये सिंगुलर है, हमें इसका प्लूरल बताना है कि नाइफ को अगर आप प्लूरल में लिखेंगे, बहुवचन में लिखेंगे, तो किस तरह से लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ये वाला मार्क करके आते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइफ्स में VES आता है ना, KNIVES। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि है निम्नलिखित में से
कौन संकेतवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन संकेतवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो है संकेत देता है दीज, है ना, दीज क्या करता है? संकेत देता है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं यहाँ पर बोल दिया। आप अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसे मिस कर सकते हो। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, अगर उसमें नहीं दिया है तो ध्यान से पढ़िएगा। तो हमें जो है रिफ्लेक्सिव जो आपका ये क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसका उदाहरण नहीं है, ये हमें बताना है ना। तो जो आपका 15 नंबर है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका माई सेल्फ है ये भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, योर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आवर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जो आपका मोर सेल्फ है ना, मोर सेल्फ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन नंबर एडजेक्टिव का भाग नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर भी हमसे नहीं बोला है, यानी निम्न में से कौन नंबर एडजेक्टिव का भाग नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ये तो भाग होता है ना। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ये भी होता है, डेफिनिट एडजेक्टिव ये भी होता है, लेकिन जो असर्टिव एडजेक्टिव है ये नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना। 16वें नंबर का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जो कि है व्यक्ति के संबंध में कौन विशेषण को इंगित करता है, विशेषण को इंगित करता है ना। तो व्यक्ति के संबंध में कौन विशेषण को इंगित करेगा, है ना? एरोगेंट, गॉर्जियस या एक्जोटिक या फिर इनेसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, इसका तो आप आंसर जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एरोगेंट, है ना, एरोगेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मॉडल वर्ब का उदाहरण नहीं है? मॉडल वर्ब का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए कुड जो है वो मॉडल वर्ब होती है ना, और टू ये भी क्या है? मॉडल वर्ब होती है। तो ये मॉडल वर्ब होती है, ये भी होती है मॉडल वर्ब। वुड क्या है? ये भी मॉडल वर्ब होती है। लेकिन जो आपकी बिटवीन है ना, ये मॉडल वर्ब नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का सी नंबर क्वेश्चन राइट होगा। इसके बाद 19 नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि मैं सोने से पहले हमेशा किताब पढ़ता हूँ। इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण है का रूप कौन सा है? क्रिया विशेषण का रूप कौन सा है? तो ये हमें बताना है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आवृत्ति रूपी क्रिया विशेषण, है ना। आवृत्ति रूपी क्रिया विशेषण। वो बोल रहा है कि मैं सोने से पहले हमेशा किताब पढ़ता हूँ, यानी डेली किताब पढ़ेगा सोने से पहले, तो वो आवृत्ति रूपी क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, है ना। तो ये सेंटेंस किस टेंस का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है ना। ये तो आप बता ही पा रहे होंगे, क्लास 10th लेवल का है, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। इसका राइट आंसर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को कवर करना है, तो थोड़ा सा फास्टली भी लेना पड़ेगा क्वेश्चंस को, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वी हैड सोल्ड द हाउस, यानी उसने क्या किया? घर को बेचा। अब देखिए इस वाक्य में संबंध किस टेंस से है, यानी ये जो टेंस आपने बोला है ये सेंटेंस किस टेंस का है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि काफ़ी बेसिक सा है, आपने क्लास 10th में इन सब चीज़ों को पढ़ रखा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, पास्ट परफेक्ट। ये जो क्वेश्चन है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, यानी एक सेंटेंस हमें गलत दे दिया है, उसे हमें पहचानना है, उसी को हमें टिक करना है ना, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दे आर इन द रूम, दे आर इन द रूम, तो ये क्या सही है। अब आपको ये बताना है क्या ये सही है, दे आर इन द रूम, तो बिल्कुल सही है ये, है ना, हमें गलत वाला पकड़ना है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही, ये भी हमारा सेंटेंस सही है। बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, बुक्स आर लाइंग इन द टेबल, तो ये ऑप्शन आपका क्या सही है। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन भी सही है ना, ये भी आपका सही है। आई विल हैव फिनिशिंग माई होमवर्क, आई विल हैव फिनिशिंग माई होमवर्क, तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस वाले आएंगे, तो आपको करना क्या है, इसी स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको सही वाले पकड़ने हैं एंड एलिमिनेशन मेथड लगाकर आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक को संबोधित किया जाता है। जो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है, आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, तो उसमें हम करते क्या है, जो नेक्स्ट वीक होता है ना, उसे हम बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, तो वो आपको बताना है ना, तो वो आपको बताना है। तो फॉलोइंग वीक में हम बदल देते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, फॉलोइंग वीक। प्रीवियस वीक में नहीं बदलते, एक्स्ट्रा वीक में नहीं बदलते, वी फॉर वीक में भी नहीं बदलते, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है या है ना, ये आपको बताना है। देखिए वाक्य पूर्ण होने पर ही फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, ऐसा ही होना चाहिए। जो एब्रीवेशन होता है, एब्रीवेशन में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, या फिर किसी व्यक्ति के नाम एब्रीवेशन रूप में फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं, या फिर उपरोक्त सही। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वाक्य पूर्ण होता है तब आप फुल स्टॉप लगाते हो, है ना। एब्रीवेशन में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। किसी व्यक्ति के नाम को एब्रीवेट रूप में लिखने का जो फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, जो कि रामबाण होता है ना, बिल्कुल सही। ये आपका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्या कह रहा है, दो वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए, है ना, दो वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉमा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर लिखूँ रामवीर, है ना, इस तरह से मैंने रामवीर लिख दिया। अब रामवीर अगर कॉमा नहीं है तो आप एक ही नाम समझेंगे इसे, है ना, रामवीर। लेकिन अगर मैं कॉमा लगा दूं इस तरह से, तो आप कहेंगे राम अलग हो गया और वीर अलग, यानी राम एक अलग व्यक्ति है, वीर अलग अलग व्यक्ति है ना। तो ये सेपरेशन के काम में आता है ना, दो वर्ड्स को सेपरेट कर देता है कौन, कॉमा, है ना। तो दो वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, उसका एक ऑप्शन राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, जो कि है शब्दों के निर्माण के आधार पर वाक्य संरचना को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। जो आप शब्दों के निर्माण के आधार पर अगर किसी वाक्य संरचना को करेंगे, विभाजित करेंगे, तो कितने भागों में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है ना, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 हम विभाजित करते हैं, 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, कमांड, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, पोलाइट या रिक्वेस्ट के भाव किस प्रकार के जो वाक्यों में उठते हैं, तो ये आपको बताना है। असर्टिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, या फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस में, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स हमने बोले हैं, ये किस सेंटेंसों में इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इम्परेटिव सेंटेंसेस में, कमांड, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, पोलाइट, रिक्वेस्ट। तो इन सभी का हम जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्लियर है? बिल्कुल, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अटेंडेंस लगाने के लिए। बाकी आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। औपचारिक संचार के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है आपसे बोला जा रहा है आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है, कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से पढ़ते हैं। तो देखिए इसका स्वरूप आधिकारिक होता है, तो बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। इसमें परिवर्तन की संभावना रहती है, तो बिल्कुल ये भी होता है। इसे क्रमानुसार एवं प्रभावी संचार माना जाता है, तो बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं, है ना। तो उपरोक्त सभी यानी 95% वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, जिसे हम रामबाण आंसर कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक संबंधों को आपस में जोड़ने हेतु किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? औपचारिक संचार की, अनौपचारिक संचार की, या फिर मौखिक संचार की, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, है ना। ए और बी यानी ए और बी हमारा राइट आंसर है। तो हम इन दोनों को न लगाएंगे, हम डी ऑप्शन को लगाएंगे, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों बोला है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संबंधों को आपस में जोड़ने के लिए आपको औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है। हमसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? सामान्य सरल तकनीक शब्द, केवल सरल शब्द, केवल तकनीक शब्द, या फिर सामान्य सरल एवं आवश्यक शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्य सरल और आवश्यक शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजी सुधारने के लिए नियमित रूप से क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आपको अपनी अंग्रेजी सुधारना है, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारना है, तो आपको क्या नहीं करना है, ये बात आपको बतानी है। देखिए अंग्रेजी अखबार का नियमित अध्ययन करें, ऐसा आपको करना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप ऐसा करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए ये आपसे बोल रहा है ना, तो ये तो हमारा होगा नहीं, सही है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे वैसे तो। चलिए मैं बताता हूँ। आईने के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें, ये भी आपको करना चाहिए, है ना। ये करने वाली चीज़ें हैं, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। लेकिन ये बोल रहा है क्या नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी को जटिल शब्दों का प्रयोग करें, यानी अंग्रेजी के जटिल शब्दों का प्रयोग करें, ये नहीं हमें करना चाहिए। अंग्रेजी टीवी शो देखें नियमित रूप से, है ना, तो ये भी हमें करना चाहिए। लेकिन इसने जो बोला है ना, इसने जो बोला है कि अंग्रेजी जटिल शब्दों का प्रयोग करें, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, क्योंकि इसने नहीं बोला था। और हमें जो है अंग्रेजी अगर सीखनी है, सुधारनी है अपनी अंग्रेजी, तो हमें जटिल जो कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनका हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप खुद तो कन्फ्यूज होंगे, सामने वाले को भी कन्फ्यूज करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ग्रीटिंग या अभिवादन का तात्पर्य होता है। जो आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हो या फिर अभिवादन करते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या तात्पर्य है? औपचारिक अभिवादन, अनौपचारिक अभिवादन, या फिर ए बी दोनों, या फिर मानवीय अभिवादन। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे भैया। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। औपचारिक अभिवादन आप करते हो, अगर किसी को ग्रीटिंग या अभिवादन आप करते हो ना, तो वो औपचारिक के अंतर्गत आता है ना, औपचारिक अभिवादन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 33 नंबर क्वेश्चन, किसे अनौपचारिक अभिवादन का प्रतीक माना जाता है ना। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से किसे अनौपचारिक, जो औपचारिक नहीं है ना, अनौपचारिक किसे माना जाता है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, गुड आफ्टरनून। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे, हेलो, है ना। हेलो क्या है भैया? अनौपचारिक है। ये क्या है? ये भी आपका औपचारिक है, ये औपचारिक है, और ये भी औपचारिक है। लेकिन जो आपका हेलो है ना, ये अनौपचारिक अभिवादन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है, प्रश्न पूछना किस प्रकार की विशेषता है। जो आप किसी से प्रश्न पूछते हो, तो वो किस प्रकार की विशेषता होती है? नैतिक, नैसर्गिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर सामाजिक।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर भी आप बता पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, है ना। यहाँ पर जो है निमी ने इसे बी मान रखा है तो हमें बी ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आंसर निमी ने मान रखा है वही हमें लगाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर, जो कि है इवेंट यानी आयोजन के विवरण में किसे शामिल किया जाता है? इवेंट की प्रकृति, इवेंट की अवधि, या फिर विषय वस्तु का संपूर्ण विवरण, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, जब आप इवेंट करते हैं तो इवेंट में आप किसे किसे शामिल करते हैं, है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछ लिए। तो देखिए, इवेंट की प्रकृति, नेचर ऑफ इवेंट, है ना, अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, और जो आपकी विषय वस्तु या संपूर्ण जो विवरण होता है ना, डिस्क्रिप्शन, वो भी आपको देना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, उपरोक्त सभी या फिर ये सभी, इस तरह का अगर आप ऑप्शन है आपके ऑप्शंस में तो 95% चांसेस होते हैं कि वही राइट आंसर है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइएगा, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, किसी भी ऑप्शन को आप नहीं छोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर, जो कि है सूचनाओं का आदान प्रदान किस माध्यम से अधिक होता है? जो सूचनाएं होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो आदान प्रदान किस तरह से होता है? सोशल मीडिया पर होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर होता है, फॉर्मवेयर पर होता है, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर तो आप बता ही रहे होंगे कि ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया, फॉर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन पे हम क्या करते हैं? सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट था। 37 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है सूचनाओं के नियमित शेयरिंग करने से कौन से सकारात्मक पहलू नजर आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो आपकी सूचनाएं, अगर आपके पास सूचनाएं हैं, नियमित शेयरिंग कर रहे हैं, है ना, सकारात्मक पहलू की नज़र में क्या आता है? तो संदिग्धता उत्पन्न नहीं होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, निर्णय क्षमता विकसित होती है ना, डिसीजन मेकिंग जो स्किल होती है वो आपकी डेवलप होती है। प्रभावी सूचना तंत्र का विकास होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा 95% सही होता है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, फेस टू फेस मीटिंग का तात्पर्य है। देखिए, फेस टू फेस जब आप मीटिंग करते हो, है ना, तो उसका क्या तात्पर्य होता है? आमने सामने बैठकर सूचनाओं की शेयरिंग, या फिर मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं की शेयरिंग। देखिए, फेस टू फेस का मतलब हो गया आमने सामने बैठकर आप जो है सूचनाओं की शेयरिंग कर रहे हो, तो उसे हम फेस टू फेस कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। मोबाइल के माध्यम से कैसे कर सकते हो आप फेस टू फेस, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ईमेल के जरिए ये भी गलत, उपरोक्त सभी ये भी गलत, है ना। तो देखिए, ये जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब ऐसे में क्या करते, कुछ स्टूडेंट्स ये सभी दिख गया तो इसी को मार करके आ जाते, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया 95% सही होता है, 5% ये कभी कभी नहीं भी होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको मैंने बता दिया कि 95% है तो चलिए इसी को मार देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। इसमें फेस टू फेस बोला था, है ना, तो फेस टू फेस आमने सामने बैठकर ही तो कर पाएंगे बातें। तो ये जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 39 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है जहां अधिक संख्या में कर्मचारी संगठन से जुड़े होते हैं वहां सूचनाओं की शेयरिंग किसके माध्यम से होती है? अब मान लीजिए कहीं पर बहुत से कर्मचारी हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम सूचनाओं की शेयरिंग किस माध्यम से कर सकते हैं? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ईमेल के थ्रू हम नहीं कर सकते, है ना, फॉर्म्स के थ्रू हम कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टेलीफोन से नहीं कर सकते, और कॉन्फ्रेंस पर नहीं कर सकते, है ना। कॉन्फ्रेंस पर बात कैसे कर लेंगे आप, है ना, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। इस चैप्टर में देखिए 70+ क्वेश्चन है, एंड मैं सभी क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर बनेगी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने का कोशिश करिएगा।
इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, किससे माध्यम से यानी किसके माध्यम से सूचनाओं की शेयरिंग सीमित होती है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके माध्यम से हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो वह ऐसी कौन सी चीज़ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, टेलीफोन। देखिए ईमेल जो आपका ईमेल है ना, इससे तो आप कर सकते हो अनलिमिटेड शेयर, है ना, तो ये तो आपका सही होगा। इसमें बोल रहा है कि सीमित होती है ना, तो इसमें सीमित नहीं होती, इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो, फेस टू फेस भी बहुत सारी बातें कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी कर सकते हो, लेकिन जो आपका टेलीफोन होता है ना, इस पर आप लिमिटेड ही जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, लिमिटेड, है ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 41 नंबर पे है, कार्यस्थल में प्रभावी संचार, है ना, गुड कम्युनिकेशन जो है व्यवस्था सृजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। देखिए अगर आप कार्यस्थल पर जो जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर आपको गुड कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको फेस टू फेस ही बात करनी होगी, है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के संबंध अनिश्चितता का भाव उत्पन्न न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। स्पष्ट सूचना जुटानी चाहिए, या फिर सत्यता पर ध्यान देना चाहिए, या फिर सूचना आसानी से समझ में आनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि सूचना के संबंध में अनिश्चितता का भाव उत्पन्न न हो इसके लिए आपको जो है सूचना स्पष्ट भी रखनी चाहिए, है ना, स्पष्ट सूचना जुटानी चाहिए, एंड सत्यता पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो हम बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं, है ना, झूठ तो नहीं है कहीं, एंड सूचना आसानी से समझ में भी आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम समझा रहे हैं और दूसरा समझ ही नहीं रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है सकारात्मक फीडबैक का तात्पर्य। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, उसका क्या मतलब होता है, अपनी सहमति देना, सूचनाओं को स्वीकार करना, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, या फिर प्रश्न पूछना। देखिए जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो ये हमसे कह रहा है कि दृश्यमान संचार के माध्यम से किन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, तो जो दृश्यमान संचार होते हैं उसके माध्यम से किसे शामिल हम नहीं करते हैं, तो ये आपको बताना है। मानचित्र, चार्ट, इमेज या बॉडी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, बॉडी लैंग्वेज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। जो दृश्यमान संचार के माध्यम से जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, है ना, तो मानचित्र ऐड कर सकते हैं, इमेज, चार्ट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का क्या ही रोल है इसमें, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि आत्मविश्वास, प्रेरकता एवं रिक्त स्थान ऐसे मानवीय गुण हैं जिसके माध्यम से संचार को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो वो कौन सी चीज़ है ना, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धैर्यता, यानी आत्मविश्वास एवं जो आत्मविश्वास, प्रेरकता एवं जो धैर्यता होती है ना, पेशेंस, ऐसे मानवीय गुण हैं जिसके माध्यम से संचार को प्रभावशाली बना सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, जो कि रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप जो है व्यापक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसे किसी भी स्थान पर आरंभ किया जा सकता है ना। तो विचार और विमर्श, चर्चा, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, विचार, विमर्श और चर्चा, है ना। विचार, विमर्श और चर्चा एक ऐसे माध्यम है जिसके जरिए व्यापक स्तर पर किसी विचारों के आदान प्रदान हम जो है किसी भी स्थान से प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था, याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 47 क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। रिक्त स्थान ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत किसी संगठन के उम्मीदवार अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, इससे लीडरशिप क्षमता विकसित होती है ना। तो इसका आपको क्या करना है, राइट आंसर बताना है। बीच बीच में जो है कॉल्स आ रही हैं तो उसे मुझे कट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा, अगली बार मैं और इसे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इसका आपको राइट आंसर बताना है, जो कि इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल 100% सही है ना। सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत किसी संगठन
कोई संगठन है ना, उसके उम्मीदवार क्या करते हैं, अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, एंड इससे क्या होता है, लीडरशिप क्षमता विकसित होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका। तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा के माध्यम से उम्मीदवारों के मध्य है ना रिक्त स्थान संचार का कुशलता से विकास होता है। तो इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे। तो इंटरनेशनल होगा, इंटरनल होगा, या फिर इंटरपर्सनल होगा, या फिर इंटर कॉम्पिटिशन सॉरी इंटर कॉम्पिटेनल होगा। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, इंटरपर्सनल है ना, इंटरपर्सनल आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा रिक्त स्थान की क्षमता को विकसित करता है, इससे सामाजिक व्यवहारिक का विकास होता है, जो समस्याओं के समाधान में सहायता करती है, लीडरशिप, व्यक्तिवाद, समाजवाद या उदारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लीडरशिप। सामूहिक चर्चा लीडरशिप की क्षमता को विकसित करता है, इससे सामाजिक व्यवहारिक का विकास होता है, जो समस्याओं को समाधान करने में क्या है, सहायक है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। एंड इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इन्हें आपको कवर करना ही पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जो है इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रिक्त स्थान सामूहिक चर्चा को विवादित टॉपिक वाला विषय माना जाता है, इसके अंतर्गत समस्त विवादों का निपटारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर भी काफ़ी आसान है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, सलाह आधारित, यानी सलाह आधारित सामूहिक चर्चा को विवादित टॉपिक वाला विषय माना जाता है, इसके अंतर्गत समस्त विवादों को निपटारा किया जाता है। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि देखिए इतने बड़े लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी मैं आपको कंप्लीट इस चैप्टर के MCQ करा के ही रहूँगा है ना। तो 51 नंबर में आपका टॉपिक जो क्वेश्चन है, नवाचार आधारित सामूहिक चर्चा में रिक्त स्थान का विकास अधिक होता है, इसे सृजनशीलता का विकास तीव्र गति से होता है। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है, और इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा राइट हो जाएगा है ना, संरचनात्मक। ओके, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि सामूहिक चर्चा की समाप्ति रिक्त स्थान के आदेशानुसार की जाती है, वे योग्यता एवं प्रदर्शन के निर्धारित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पैनलिस्ट है ना, पैनल लिस्ट। ओके, याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, जो कि है सामूहिक चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान के आधार पर किया जाता है, यानी कि किसके आधार पर किया जाएगा, तो ये हमें बताना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्तिगत थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, इस वजह से बोलने में दिक्कत हो रही है। व्यक्तिगत गुणात्मकता या फिर समूह कुशलता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक चर्चा के दौरान रिक्त स्थान टिप्पणी से बचना चाहिए, इससे डिस्कशन का वातावरण प्रतिकूलन होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना भी, इसका राइट आंसर भी आप बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, और बिल्कुल सही आप बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या है, राइट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समसामयिकी विषयों पर चर्चा करना रिक्त स्थान बातचीत माना जाता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा है ना, अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से लेखक की जो सक्षमता है, सक्षमता को विकसित करता है, इसके लेखक की समझ विकसित होती है, ज्ञान को बढ़ाने में इसकी भूमिका प्रासंगिक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है रीडिंग स्किल राइट होना चाहिए है ना,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ये सही नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, रीडिंग स्किल्स कहते हैं, है ना। रीडिंग स्किल्स से क्या होता है, लेखक की सक्षमता को विकसित करने में, उसके जो है समझ विकसित होती है ना, ज्ञान को बढ़ाने में विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, तीव्र गति से पढ़ने की विधि को रिक्त स्थान कहा जाता है। इसमें जो है शब्दों का उच्चारण तेज़ी से होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहेंगे क्या, स्क्रीनिंग, स्किमिंग या इनोटेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, है ना। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्किमिंग कहते हैं इसे, है ना, स्किमिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 58 नंबर, जब किसी विशेष सूचना को जानने की विलंब आवश्यकता होती है तो रिक्त स्थान विधि का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कैनिंग, है ना, स्कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो शब्दों की उत्पत्ति सामान्य होती है ना, तो इसे क्या कहा जाता है ना। तो इसे क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे इसे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, देखिए अभी बीच बीच में काफ़ी सारी कॉल्स आ रही हैं, तो इस क्लास में कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो गया। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा, है ना। बाकी गर्मी भी बहुत हो रही है ना, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपसे एक लाइक मांगते हैं, तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, है ना। तो अभी आपको पता नहीं है मैं कितने ज़्यादा पसीने में तर हुआ पड़ा हूँ, है ना। तो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि देखिए फ़ैन चलाएंगे तो आपको ऑडियो क्लियर नहीं मिलेगी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए फ़ैन चला नहीं सकते, वरना वीडियो बेकार बन जाएगी। तो अभी आपको ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, तो किसकी वजह से, फ़ैन ऑफ है इस वजह से, है ना। चलिए ये बातें छोड़िए। 59 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, है ना, कॉन्टेक्ट्स। जब दो शब्दों की समान होते हैं तो उसका जो है, इसे क्या कहा जाता है, तो उसको जो हम क्या कहेंगे, देखिए वैसे सिनोनिम्स होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी ही माना गया है। चलिए बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो निमी मानता है ना, हमें वही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो नंबर चाहिए, तो आपको मानना ही पड़ेगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, जॉब विवरण लिखने का प्रमुख घटक माना जाता है, तो किसे माना जाएगा, जॉब स्टाइल को, जॉब टाइटल को, जॉब उद्देश्य को, जॉब कर्तव्य को, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी, है ना। जॉब टाइटल, जॉब उद्देश्य, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि जॉब विवरण में योग्यता, अनुभव, कौशल एवं रिक्त स्थान का विवरण होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म एक प्रवृत्ति की विशेष मांग होती है। तो इसमें जो है रिक्त स्थान पर क्या आएगा, कार्य क्षमता, प्रबलता, कार्य वनिष्ठता या फिर सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता यानी योग्यता, अनुभव, कौशलता एवं कार्य क्षमता का विवरण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर, जॉब विवरण तैयार करते समय रिक्त स्थान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे स्पष्टीकरण का अभाव दिखाई देता है। तो ध्यान देंगे, जो आप जॉब बनाते हैं ना, जॉब विवरण तैयार करते हैं, तो आप जॉब विवरण में आपको क्या नहीं देना चाहिए, पता, लिंग, या फिर संक्षिप्तीकरण, या फिर सरल शब्द। तो आपको ध्यान देना है, जब आप जॉब विवरण तैयार कर रहे हैं तो आपको संक्षिप्तीकरण नहीं देना है, ऐसा देंगे तो आप जो है स्पष्टीकरण का अभाव नज़र आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 23 नंबर, रिक्त स्थान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें आवेदक या अभ्यर्थी नौकरी पाने हेतु विशेष विवरणों का उल्लेख करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, CV, है ना। CV की फुल फॉर्म क्या होती है, कैरिकुलम विटे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका है CV के दौरान व्यक्तिगत सूचना में किसका जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बोल रहा है नहीं करना चाहिए, ईमेल एड्रेस, पंजीकरण ईमेल एड्रेस, या फिर संबंधित विवरण, या फिर वैवाहिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संबंधियों का विवरण। जो संबंधियों का विवरण है वो आप क्यों ही देंगे, है ना, तो CV में थोड़ी लिखते हैं वो चीज़। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, CV बनाते समय सबसे ऊपरी भाग में किसका वर्णन नहीं करना चाहिए।
जन्मतिथि, संपर्क सूचना, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो हमें किसका उपयोग नहीं करना है, तो इस बात को आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, जन्मतिथि। सबसे पहले आप जन्मतिथि बता रहे हो, तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। सीवी में आपका सीवी अनप्रोफेशनल लगने लगेगा। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन, सीवी की लंबाई रिक्त स्थान एवं कार्य अनुभव पर निर्भर करता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शैक्षणिक योग्यता, है ना। शैक्षणिक योग्यता यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सीवी तैयार करते समय रिक्त स्थान पेज का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सभी आवश्यक शर्तों को शामिल किया जाता है। जो स्मॉल साइज होता है या फिर लॉन्ग साइज होता है, फॉन्ट साइज या फिर फोल्डर साइज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट साइज, है ना। सीवी तैयार करते समय फॉन्ट साइज पेज का प्रयोग करना चाहिए, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है सीवी निर्माण के समय फॉन्ट साइज में रिक्त स्थान बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए, है ना। 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 या 16 से 18। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। 10 से 12 ही आपको फॉन्ट साइज रखना है, इससे ज़्यादा या कम नहीं रखना है। नेक्स्ट आपका है, सीवी बनाते समय व्याकरण एवं वर्तनी जो गलतियाँ होती हैं, है ना, उनको जो है होने पर अभ्यर्थियों को किस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत क्षति या फिर साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाता है या फिर नियुक्ति रद्द कर दी जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब आप जो है अपनी सीवी में स्पेलिंग एरर्स करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे, तो क्या होगा, तो आपको जो है ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। व्यक्तिगत क्षति आपको हो सकती है, साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसमें आपको नहीं लिया जाएगा यानी वंचित कर दिया जाएगा, है ना। जो आपकी नियुक्ति है वो भी रद्द हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अपने सीवी में कभी भी स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी है, सही से बनाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कवर लेटर में किस सूचना का उल्लेख नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, जो आपका कवर लेटर होता है उसमें जो है किस सूचना का उल्लेख नहीं होता है। व्यक्तिगत सूचना, आप विशिष्ट जॉब के लिए योग्य क्यों नहीं है, या फिर वैवाहिक स्थिति, या फिर जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा भैया। वैवाहिक स्थिति के बारे में क्यों ही बताएंगे, है ना। जो आपका कवर लेटर होगा उसमें आपको वैवाहिक स्थिति थोड़ी बताएंगे, है ना, तो उसका उल्लेख नहीं होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे श्रवण कौशल का लाभ है, यानी कि सफल समय प्रबंधन, शिक्षा में सफलता, या फिर पारंपरिक सफलता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी जो आपके अच्छे श्रवण कौशल है, गुड स्पीकिंग स्किल है, उसके अंदर सफल समय प्रबंधन होना चाहिए, शिक्षा में सफलता होनी चाहिए, है ना, पारंपरिक सफलता होनी चाहिए। तो उपरोक्त सही यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि 72 नंबर है, टेलीफोनिक संचार के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको बताना है। जोर से बोलना, या फिर कॉल को 60 सेकंड से अधिक होल्ड न करें, या फिर फ़ोन पर सामने वाला बोल रहा है बात तो बीच में ना रोकें, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी भी हमें टेलीफोन संचार के दौरान जोर से नहीं बोलना चाहिए, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने टॉप के 72 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश लिटरेसी से होने वाले हैं। एंड यहाँ से आपको, है ना, 72 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही थे, है ना। तो इन्हें आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा, बाकी आप समझे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी थी ना, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड का फ़ायदा होगा, लाइक करेंगे तो आपको जो है ये वीडियो और भी सजेस्ट होगी और भी स्टूडेंट्स पर, तो उनका फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर 5 जो आपका है, उसके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा, आने वाले क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इतनी गर्मी में वीडियो बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है ना, लाइक्स और सब्सक्राइब देखकर हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। बाकी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी इस चैनल को
10 की क्रॉस कराइए, है ना। बाकी हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 5, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखने वाले हैं, जो कि आपके जो ITI एग्ज़ाम है उसमें आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या होता है, आपको अलग से पास होना पड़ेगा और ऐसे में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखना चाहिए, क्योंकि इधर उधर के क्वेश्चन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी बुक के सभी क्वेश्चन को लगा लेना है। बाकी आप जो है ऑनलाइन जो निमी अपनी PDF जारी करता है उसे आपको अच्छे से देख लेना है। बस इतना आप कर लेंगे ना तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो बाकी और कुछ नहीं, अपनी अच्छी से तैयारी करिए, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।